हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे झारखंड बजट 2022-23 की, जो कि 3 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा में रामेश्वर उरांव जी के द्वारा पेश किया गया। अब इस बजट में हमारे लिए क्या उपयोगी है और एग्जामिनेशन के लिहाज से, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। और एग्जामिनेशन के लिहाज से कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं और बजट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमसे छूट जाते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको बजट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी और आप बजट को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे कंटेंट जो है आपके पास पहुंचे सबसे पहले। बजट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो बजट है, जब स्टेट सेंट्रल लेवल पर पेश किया जाता है तो किसके द्वारा? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और अगर बजट को राज्य लेवल पर पेश किया जाता है तो किसके द्वारा? वित्त विभाग के द्वारा, फिनांस डिपार्टमेंट के द्वारा। आपको यह बात पता होनी चाहिए। बजट क्या है? एक बजट का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बजट एक संवैधानिक शब्द नहीं है। बजट है एक साल का राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा अपने एक साल का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार यह बताती है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और अगर 2022-23 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के आय और व्यय खर्च, यानी कि जो इनकम होगा राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को, और वो खर्च कहां पर करेगी, इसका पूरा ब्यौरा बजट कहलाता है। और जो बजट है वह एक अनुमान है कि हमें यहां से इनकम मिलेगी और हम यहां पर खर्च करेंगे, ये योजना आएगा, इन सब डिपार्टमेंट्स पर हम खर्च करेंगे, रोड पर खर्च करेंगे, लोगों के रसोई में इतना खर्च करेंगे, बहुत सारे योजना है उस पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो हमें और मिलेगा कहां से? रेवेन्यू हमें कहां से मिलेगा? कैपिटल रिसिप्ट कहां से होगा? तो ये सब कुछ, हमें इनकम कहां से होगा और हम खर्च कहां पर करेंगे, ये एक साल का पूरा अनुमान होता है। जैसे कि अगर बजट को आसान शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो आपके घर में अगर आपके भाई का शादी होता है तो आप क्या करते हैं? आपके भाई का शादी है तो आप पहले ही बजट बनाते हैं, शादी के बाद तो बजट नहीं बनाएंगे। तो शादी के पहले अगर आप बजट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि जो खर्च होगा, टेंट वाले को इतना दिया जाएगा, लाइट वाले को इतना दिया जाएगा, डीजे वाले को इतना दिया जाएगा, और जो बहुत सारे बारातियों को इतना, मतलब इतना इतना खर्च होगा, खाने पे इतना खर्च होगा। तो ये सब खर्च क्या है? इतना खर्च हम करेंगे, लेकिन पैसा ये जाएगा, ये रुपया जो है ये जाएगा हमसे, लेकिन रुपया आएगा कहां से? तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि जिस तरह का लोग, जैसा हाई सोसाइटी वाले लोग, उसका रुपया जो आने का बात होता है वो उतना ही ज्यादा आता है। तो जितना पैसा आएगा उतना खर्च होगा। कैसे आता है हाई सोसाइटी वाले? अब डॉरी जो है, भाई का शादी है तो क्या डॉरी नहीं लेते हैं क्या? ये कहने की बातें हैं कि डॉरी प्रथा या दहेज प्रथा बहुत गलत है, लेकिन जितना हाई सोसाइटी में आप जाइएगा वहां पर उतना ज्यादा डॉरी डिमांड है। जितना ज्यादा पढ़े लिखे लोग उतना ज्यादा डॉरी, जितना ज्यादा बड़ा पोस्ट उतना ज्यादा डॉरी। तो इनकम तो आएगा ही आएगा, ये खत्म नहीं होगा दोस्तों, बस बोलने का है, लेकिन लेने के टाइम सब कोई मुंह बाके रहता है। तो इनकम जो है वो इधर से आ रहा है, और जितना इनकम आएगा एक्सपेंडिचर वो करेगा किस तरह से? तो यह एक पूरा ब्यौरा जो है जब घर में बैठ के बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है बजट। तो जैसे 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 हम लोग घर में बनाए तो हमारे घर का बजट हो गया, स्टेट ने बनाया तो स्टेट का बजट हो गया, केंद्र ने बनाया तो केंद्र का बजट हो गया। हमारे घर पर जो मालिक होगा वो बजट बनाएगा, या फिर हम जिसको कहेंगे कि तुम इस तरह से बनाओ। सेंट्रल लेवल पे कहा जाता है किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। और उसी तरह से जो राज्य लेवल पे, यहाँ पे वित्त मंत्री को कहा जाता है। तो यह एक पूरा बजट का प्रक्रिया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है सन्मुख शेट्टी के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का, भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1945 को, 47 को, तब जाकर के जो बजट पेश हुआ था किसके द्वारा? सन्मुख शेट्टी के द्वारा, जो कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था। अगर भारत के पहले बजट की बात करें तो 28 फरवरी 1860 भारत का
स्वतंत्र भारत नहीं, जब अंग्रेज टाइम का भारत था, तो उस समय जो भारत का पहला बजट है, वह 28 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा, जिसे कि फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया था। अगर गणतंत्र भारत का पहला बजट के बारे में बात करें, तो यह क्या है? 28 फरवरी 1950, जब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बना था, तो उसके बाद जो बजट आया था, गणतंत्र भारत का पहला बजट, वह 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी के द्वारा इसे पेश किया गया था। तो यह पूरा एक बजट का क्या है, इसके बारे में आपने जाना। बजट कोई एक संवैधानिक पद शब्द नहीं है, लेकिन बजट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, बजट से रिलेटेड कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिसका संविधान के आर्टिकल में उल्लेख है, केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पे। तो दोनों के लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, कौन से आर्टिकल में कौन सा बजट या प्रक्रिया, या फिर जो बजट में, बजट जब हम लोग पेश करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होता है, उन सब प्रोसेसेस का जो आर्टिकल्स है, वो कौन सा आर्टिकल है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप बजट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि कोई भी विधेयक, जो बिल आता है, वो धन विधेयक है, वो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 110 नंबर के अनुच्छेद 110 में सेंट्रल लेवल पे, और अनुच्छेद 199 में स्टेट लेवल पे। बजट का जो परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ बजट जो है, वह आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख है। और जो बजट का परिभाषा स्टेट लेवल पे है 202 में, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अनुदान की मांग किस अनुच्छेद के अंदर? सेंट्रल लेवल पर 113 और स्टेट लेवल पर 203 में। विनियोग विधेयक, जो एप्रोप्रायशन बिल कहते हैं जिसे, ठीक है, तो वो विधेयक जो है, विनियोग विधेयक, केंद्रीय बजट मतलब सेंट्रल लेवल पर 114 अनुच्छेद में और राज्य लेवल पे 204 अनुच्छेद में। लेखानुदान, यानी कि जो, जिसको इंग्लिश में अगर आप कहें तो वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, तो जो लेखानुदान को किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? 116 में, और जो राज्य लेवल पे 206 में। बजट पर जब सहमति बनती है, तो सेंट्रल लेवल पर उसे किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? 111 नंबर के अनुच्छेद पर। राज्य लेवल पर 200 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 200 में। तो ये सारी, इसकी सारी जो बजटीय प्रक्रियाएं हैं, जो बजट प्रोसेस है, इसका उपयोग करके एक सरकार के द्वारा सेंट्रल लेवल पे या फिर राज्य लेवल पे जो एक आय, यानी कि इनकम कहां से आएगा, और एक्सपेंडिचर का एक रेगुलेशन, पूरा एक ब्यौरा क्या किया जाता है? संसद के सामने, या फिर केंद्र में संसद के सामने और राज्य में विधानसभा के सामने पेश किया जाता है। और ये जो बजट आता है, इसका जो खर्च होगा, सरकारी खजाने से होगा, ठीक है? ये जो बजट होगा, जो भी खर्च होगा, तो पहले सरकारी खजाने में आएगा और वहां से हम लोग लेंगे। तो कुल संविधान में 3 प्रकार के सरकारी खजाने का उपयोग है। मतलब 3 प्रकार के सरकारी खजाने के बारे में बताया गया है, और वो कौन-कौन से सरकारी खजाने हैं, आपको ये भी पता होने चाहिए। जैसे कि पहला है 3 प्रकार के सरकारी खजाने, एक है संचित निधि, जिसे आप जानते होंगे, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है? और लोक लेखा, जिसको कहा जाता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है? पब्लिक अकाउंट। और एक होता है आकस्मिक निधि, यानी कि इसको कहा जाता है कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड। ठीक है? तो ये 3 प्रकार के सरकारी खजाने हैं सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, जिससे कि पैसा निकाल करके खर्च किया जाता है, और वह बजट के अंदर आता है। मतलब आया पैसा वहां पर और आपने खर्च किया, एक पूरा ब्यौरा जो है आप देंगे, तो यह बजट में आएगा। संचित निधि को अनुच्छेद 266 के, अनुच्छेद 266 एक में रखा गया है, ठीक है? और यह जो संचित निधि होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, सभी प्रकार का जो इनकम है, जो कि केंद्र या फिर राज्य सरकार के पास जमा होता है, वो संचित निधि में ही जमा किया जाता है। अच्छा, ठीक है? और यह जो संचित निधि है, संसद या राज्य विधानसभा की अनुमति से इसका खर्च किया जाता है। संसद, ये संचित निधि का जो खर्च है, जो संसद या फिर राज्य विधानसभा की अनुमति से खर्च किया जाता है, और संचित निधि से ही जो खर्चा है या फिर उसमें जो इनकम आ रहा है, इसी के बारे में, इसी का ब्यौरा जो है बजट में दिया जाता है। आपको याद रखना है कि बजट में जो भी ब्यौरा आपको दिया जाता है, कौन से फंड से? कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से। अगला खजाना है लोक लेखा खजाना, लोक लेखा, ठीक है? पब्लिक अकाउंट। और ये पब्लिक अकाउंट को अनुच्छेद 266 2 में रखा गया है। और यह किस प्रकार का पैसा है, किस प्रकार का है? तो यह दूसरों के पैसे हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राप्त होता है। जैसे कि आपने कुछ पैसा जमा किया है, प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, तो उस टाइप के जो पैसे होते हैं, जो केंद्र या राज्य सरकार के पास जमा होता है, और अगर आपको इसे खर्चा करना है, तो संसद या विधानसभा की अनुमति इसमें आवश्यक नहीं है।
दूसरा है आकस्मिक निधि। इसको अनुच्छेद 287 के अंदर रखा गया है। इसको अनुच्छेद 287 के अंदर रखा गया है और जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, तो आपातकालीन जरूरत को पूरा करने के लिए संचित निधि से निकाल करके आकस्मिक निधि में फंड को जमा किया जाता है, कंटीजेंसी फंड में जमा किया जाता है और यहां से अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति से आप यहां पर खर्च कर सकते हैं। दूसरा यहां पर कुछ पॉइंट है कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 20 के अनुसार तीनों खजाने का रखरखाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है। संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि, तीनों खजानों का जो रखरखाव है वह आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इन तीनों खजानों में संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण है तथा इस मतलब जो इससे जो व्यय के लिए ही इस मतलब संचित निधि से ही क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है और इसमें जो इनकम आता है इसी का ब्यौरा हम बजटीय प्रक्रिया में देते हैं। तो ये पूरा का पूरा बात हो गया, यहां से आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड बजट की और झारखंड बजट के बाद जो बजट हमने बताया कि इनकम आता है और खर्च कैसे होता है, तो खर्च क्या है और इनकम क्या है उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, फिर हम लोग जो है फिर से बात करेंगे। देखिए यह झारखंड बजट 2022-23 की क्या है। 3 मार्च 2022 को इसे पेश किया गया वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आय यानी कि जो इनकम होता है गवर्नमेंट को कहां से होता है या फिर इनकम को कौन कौन से पार्ट में बांटा जाता है। बजटीय आय या फिर इसको बोल सकते हैं आप बजटीय एस्टीमेट जो है। एक होता है इसमें कुल बजट या आय यानी कि इनकम कहां से आएगा, कुल जितना इनकम आपके पास आया और आपने खर्च कितना किया, इसे दो पार्ट में बांटकर पूरे बजट का एस्टीमेट किया जाता है। दो पार्ट में बजट को पूरे यहां पर इस तरह से, यहां बजट या आय नहीं करके इसको हम कर सकते हैं बजट का अनुमान। ठीक है, बजट का अनुमान। ठीक है, और ये बजट का अनुमान दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो इनकम, पूरा बजट का इनकम कितना है और खर्च हम कितना करेंगे, यही दो प्रोसेस हम पूरे बजट में बताते हैं। और जब बजटिया आय को हम बांटेंगे तो एक होता है, उसको भी बांटा जाता है आय कितने तरीके से आता है, इनकम जो है। एक होता है राजस्व आय जिसे कि हम रिवेन्यू इनकम कहते हैं, क्या, रिवेन्यू इनकम। और एक होता है कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम, रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। यहां पर आप देख रहे होंगे राजस्व आय और पूंजीगत आय। क्या होता है? राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व जो रिवेन्यू आप समझते होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ अपना इंडस्ट्री लगाया, ठीक है, या फिर कोई पार्क है वहां से उसको रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है, कोई टैक्स ले रहा है वहां से उसको रिवेन्यू आ रहा है, पेट्रोल पर टैक्स ले रहा है, रोड पर टैक्स ले रहा है तो वहां से उसको रिवेन्यू आ रहा है, या फिर कोई इंडस्ट्री लगाया या कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, इस तरह के कुछ जो काम हुआ करते हैं तो उससे, या फिर जो दारू है, ठीक है, दारू, अल्कोहल, लिकर, इन सब से जो इसको रिवेन्यू आता है तो ये क्या हुआ, सरकार को इससे इनकम आ रहा है। ठीक है, और यह जो राजस्व आय होता है, जो रिवेन्यू इनकम होता है, आपको याद रखना है यह बार बार आता है। जैसे कि नहीं आएगा क्या बार बार, हॉस्पिटल से, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से जो भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो भी पैसा वहां जाता है तो उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब एक बार तो नहीं जाएगा, बार बार जाएगा। एक बार हॉस्पिटल हम बना दिए, एक बार हॉस्पिटल मैंने बना दिया तो उसके बाद क्या होगा, वो बार बार क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। तो यह जो इनकम होता है बहुत अच्छा होता है। आपको याद रखना है राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम गवर्नमेंट के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी होती है। लेकिन जो आय, जो इनकम हमें कैपिटल इनकम जो कहते हैं, यह क्या है, बुरी इनकम है। मतलब कैपिटल इनकम पूंजीगत आय अच्छी आय नहीं है। कैसे? जैसे कि आप अपने घर पे रेंट लगा दीजिए और आपको हर मंथ पैसा जो है, आपके पास 10 कमरे हैं और 10 कमरे से आपको 50,000 रुपया हर महीने आ रहा है। ठीक है, 10 कमरे से आपको 50,000 रुपया हर महीने आ रहा है। तो आपने क्या किया, पहले जो है आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया और कैपिटल जब आपने, या फिर पूंजी जो आपने इन्वेस्ट किया था, उससे आपको रेवेन्यू हर महीने आ रहा है। तो ये बार बार आता है। लेकिन अगर आप उसी जो आपने पूंजी इन्वेस्ट किया था या फिर अपने घर को बेच दिया, आपने अपने असेट को बेच दिया और उससे आपको क्या आया, एक टाइम पर क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा आ गया, आपने 10 लाख में बेच दिया। अब जब आपने 10 लाख में बेच दिया जिसको, तो आपको एक बार में आ गया, लेकिन आप धीरे धीरे 50,000 रुपया करके 2 साल 4 साल ऐसे करके तो आपको ज्यादा आता, बार बार आता। तो वह अच्छा था, या फिर आप एक बार में उसको बेच करके जो आप इनकम कमा लिए वह अच्छा था। तो ये जो है एक बार किसी एसेट को, जो गवर्नमेंट का जो सरकारी कुछ एसेट होता है, जो सार्वजनिक सामान है, उसको बेच करके एक बार में जो पैसा आता है वो होता है कैपिटल इनकम, और वह एक बार आता है।
तो यह इनकम जो है बजट में जिसे हम बताते हैं कि जो पेश किया जाता है तो उसमें एक राजस्व आय बताया जाता है और एक बताया जाता है पूंजीगत आय। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्व आय जो होता है उसको भी हम 2 पार्ट में बाँटते हैं। राजस्व आय जो रेवेन्यू होता है उसको 2 पार्ट में बाँटते हैं। एक तो केंद्र से जो पैसा हमें मिलता है मतलब सेंट्रल लेवल पर स्टेट को पैसा मिलता है ना, तो एक स्टेट लेवल से जो रेवेन्यू मिलता है उसको और एक होता है दूसरा राज्य के खुद के अपने स्रोत से। ये राज्य के क्या स्रोत हैं? जैसे कि राज्य का अपना जो टैक्स लेता होगा, ठीक है? या फिर राज्य जो है अपना कुछ लोन दिया किसी को उससे पैसा आया या फिर राज्य का अपना कुछ इंडस्ट्री है जैसे कि झारखंड में माइंस है, कोयले का खदान है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है? बाल पत्थर है, तो इन सब से जो अपने स्रोत से इनको राज्य को इनकम आ रहा है, वह है राजस्व आय के अंदर ही आता है। तो राजस्व आय को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो केंद्र के तरफ से जो उसे रेवेन्यू मिलता है और एक होता है राज्य के अपने स्रोतों से जो रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों अगर आपको बजट अच्छा लग रहा है, बजट आप पूरे अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। केंद्र से जो प्राप्त होता है इसको तो केंद्र से क्या प्राप्त होगा? जैसे कि अभी जीएसटी है, तो जीएसटी किसको देते हैं आप? जीएसटी देते हैं आप गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी में जो हिस्सा स्टेट का होता है, वहां से काट करके वो स्टेट को दे देता है। तो केंद्रीय कर यानी कि सेंट्रल टैक्स और जो ड्यूटी वगैरह है, उसमें झारखंड का जितना हिस्सा होगा, उसको कहते हैं एक तो वो हिस्सा केंद्र की ओर से और एक वित्त आयोग के द्वारा कुछ सहायता जो दिया जाता है, ये दोनों मिला करके हम केंद्र से क्या करते हैं राजस्व रेवेन्यू लेते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य के स्रोतों से जो आय हमें प्राप्त होती है। तो राज्य के स्रोतों से कैसा आय प्राप्त होगा? तो राज्य जो अपना टैक्स लगाएगा, राज्य का अपना टैक्स जैसे कि स्टेट जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका आय और राज्य के सारे अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के अंदर ही होते हैं, यह भी आप जान लीजिए। दूसरा कर्ज आय, कर्ज से जो आय उसको मिलता है, जैसे कि किसी को कर्ज दिया और उससे उधार की जब वापसी होती है या फिर इंटरेस्ट लिया जाता है, तो वह इनकम राज्य के अपने स्रोत से या फिर माइन से या अन्य किसी स्रोतों से जब प्राप्त होता है इनकम, तो यह कहते हैं राज्य के अपने स्रोत से जो उसे राजस्व प्राप्त होता है। कुछ यहाँ पर है एक्सेप्शन में, जो डायरेक्ट टैक्सेस है जो गवर्नमेंट अपने से लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लेते हैं। तो जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, जैसे जमीन या फिर मकान का रजिस्ट्रेशन में स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? जब आप जमीन या किसी मकान का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी आपको मिलता है, तो उससे क्या होता है उसका कर राज्य को जाता है। टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आप जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार लेती है। पेट्रोल डीजल के पर जो टैक्स लग रहा है वो राज्य सरकार के पास जाता है, राज्य के अपने स्रोत हैं। एल्कोहल, लीकर, ये सब का जो टैक्स होता है, इस पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार के पास जा रहा है। टोल टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स हो गया, ये राज्य सरकार के पास जा रहा है। लैंड रेवेन्यू यानी कि जो भूमि भू राजस्व है, ये सारे के सारे राज्य के पास जा रहा है। तो इस तरह से राज्य को इनकम होता है, इस तरह से राज्य को आय प्राप्त होता है। हमने बात किया राजस्व आय के बारे में कि रेवेन्यू इनकम राज्य को कैसे प्राप्त होता है और ये जो प्राप्त होगा कहाँ से, इसका ब्यौरा क्या देगा राज्य सरकार, किसके सामने पेश करेगा? विधानसभा के सामने, और केंद्र सरकार जो है संसद के सामने पेश करता है। और अब बात करेंगे कि हम व्यय कहाँ करते हैं, खर्च कहाँ करते हैं, मतलब जो कुल बजटीय एक्सपेंडिचर। तो बजटीय एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों, वो होता है, एक होता है राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत एक्सपेंडिचर। देखिए, अब यहां पर बात करेंगे, जैसे कि हमने बात किया था कि जो रेवेन्यू, ये देखिए इस जगह पे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे, 1 मिनट, कि कुल बजटीय आय में राजस्व आय जो होता है, जो बार-बार आए, राजस्व आय, वो अच्छा है, लेकिन कैपिटल इनकम जो है, वो अच्छा नहीं है। एक बार अपने घर को बेच करके पैसा कमा लिया, वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है? आप एसेट बनाइए, अपना एसेट बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे, आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा पन संपत्ति होगी आपकी, तो उससे क्या होगा? आपको रेवेन्यू मिलते रहेगा आजीवन, लेकिन आप एक बार बेच देंगे, तो वो गलत है। तो जो कैपिटल एक इनकम है वो आप नहीं जहाँ होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है? दूसरा यहाँ पर बात करेंगे व्यय कैसा होना चाहिए, मतलब खर्च कैसा? तो राजस्व उसके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय जो है यह बार-बार होता है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार-बार होता है। कैसे? जैसे कि यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? सैलरी देना, सरकार सैलरी देती है, हर महीने देती है, बार-बार देती है। पेंशन देती है, जब सरकार लोन लेती है, राज्य सरकार हो या फिर
केंद्र सरकार हो, लोन लेगी इंटरनल या फिर एक्सटर्नली कहीं से भी लोन ले, तो उसका इंटरेस्ट क्या करना होता है? उसे देना होता है, बार-बार देना होता है। तो यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। ये खर्च हमें बताने हैं बजट में। सब्सिडी जब सरकार सब्सिडी देती है, तो वह सब्सिडी गवर्नमेंट ही देगा। ऐसा थोड़ी है आपको जो कहीं से सब्सिडी वो कुछ परसेंट आपको दे रहा है, तो गवर्नमेंट वो फुलफिल करता है। तो जब वो सब्सिडी देगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो इस प्रकार का एक्सपेंडिचर जो बार-बार होगा, यह अच्छा नहीं है, ठीक है? यह एक बजट के लिए अच्छा नहीं है। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है एक प्रकार का खर्च जिसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस बार का जो बजट में यह आपको झारखंड के बजट में इस बार जो है राजस्व व्यय को कितना दिया गया है? 76 कितना अनुमानित है? कितना प्रस्तावित है? 76,273 76,273 273 करोड़ 30 लाख, ठीक है? 76,273 करोड़ 30 लाख रुपये जो है इस बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है झारखंड सरकार का। ये अनुमानित है, अनुमान लगाया जाता है ना। और दूसरा पूंजीगत व्यय के बारे में बात करेंगे, तो यह आप एक बार कैपिटल जो है, एक बार आप इसको कह सकते हैं आप पूंजीगत व्यय, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने एक बार इन्वेस्ट किया, कोई होटल बना लिया या फिर कोई शादी भवन बनाया। आप जब एक बार कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको वहां से क्या होगा? रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, रेवेन्यू इनकम। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो आपको रेवेन्यू इनकम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके लिए ये एक्सपेंडिचर अच्छा है, ठीक है? मतलब पूंजीगत व्यय अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए अच्छा है, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वह ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वह कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर आप सारे के सारे पॉइंट देख पा रहे होंगे। यह ज़्यादा होगा तो आप जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल बनाया, ब्रिज बनाया, स्कूल्स बनाया, स्टेडियम बनाया, तो इससे क्या होगा? सरकार को रेवेन्यू बार-बार मिलेगा, मतलब रेवेन्यू इनकम जो होगा। तो इनकम होगा तो गवर्नमेंट का ग्रोथ होगा, स्टेट का ग्रोथ होगा और फिर हमारे लिए वो अच्छा है। तो ये पूरा का पूरा आपने पूरा बजट का एक प्रोसेस जो है, वह आप समझ लिए। देखिए यहाँ पर है राज्य की कुल बजटीय व्यय में जो खर्च है, उसमें राजस्व का खर्च जो है, उसका भागीदारी अधिक तथा पूंजीगत व्यय की भागीदारी कम है। आप देख रहे हैं कि राजस्व एक्सपेंडिचर जो है 76,273 करोड़ 30 लाख रुपए है और जो एक्सपेंडिचर है 24,827 लाख 827 लाख 70 करोड़ रुपए है, ठीक है? मतलब 24,827 लाख 827 करोड़ 70 लाख रुपए पूरे एक्सपेंडिचर हैं। ये कम है, आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है और ये जो एक्सपेंडिचर है वह कम है, जबकि ये ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा गवर्नमेंट जो हमारा स्टेट है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन यह कम है। फिर भी इस बार कहा गया है कि जो रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको हमने पिछली बार की तुलना में 59% इंक्रीज़ किया है। देखिए, यहाँ पर समझिएगा, वो उसने कहा है कि जी अध्यक्ष महोदय कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने इस बार 59% से बढ़ा करके कितना किया है 24,827 करोड़ 70 लाख रुपए। आपको यह याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा, लेकिन यहां पर देखिए जबकि पूंजीगत व्यय की भागीदारी अधिक होना चाहिए। ये तो समझ गया आप कि क्यों अधिक होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड के जो बजट है 2022-23 का, इसके बारे में कुछ। अब झारखंड के जो बजट है, झारखंड का जो बजट है, इसका कुछ मुख्य बात के बारे में बात करेंगे 2022-23 का। तो रामेश्वर उरांव जी ने झारखंड का बजट को कुछ इस तरह से शुरू किया कि अध्यक्ष महोदय, हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय व्यय का विवरणी इस सदन के पटल पर रख रहे हैं। ठीक है? इसके बाद जो है एक झारखंड का बजट स्पीच शुरू हुआ, बहुत लंबा-चौड़ा और उसमें जो-जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो कि आपको जानने चाहिए, वह बात करेंगे। देखिए, जो क्षेत्र को यानी कि कहाँ पैसा जाएगा, किस तरह से बजट का आवंटन किया गया है कि सामान्य क्षेत्र जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या फिर स्कूल हो गया, तो इस टाइप के क्षेत्र में पढ़ाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस टाइप के क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है बजट का। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँ कि बजट जो है वह इस बार कितना रुपए का पेश किया? 1 लाख 1 हजार 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ 101 करोड़ रुपए का बजट जो है इस बार पेश किया गया है। 1 लाख 1 हजार
1 करोड़ रुपए का बजट जो है, पूरे 1 साल का बजट जो है, इस बार पेश किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। आपको याद रखना है 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पूरा पेश किया गया है। खर्च और इतना इनकम आएगा और इतना खर्च करेंगे। जो सामान्य क्षेत्र का जो आवंटन किया गया है बजट का, वह 31,896 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च करेंगे, सामान्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। वहीं सामाजिक क्षेत्र के लिए 37,313 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए, मतलब आवंटित किया गया है। तो आर्थिक क्षेत्र के लिए 31,891 करोड़ 14 लाख रुपए जो है यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। यह आपको याद रखना है, सामान्य क्षेत्र के लिए इतना, सामाजिक क्षेत्र के लिए इतना और आर्थिक क्षेत्र के लिए इतना। जो जीएसडीपी है, यानी कि जीएसडीपी क्या होता है? जैसे कि जीडीपी आप जान, तो जीएसडीपी जो होता है वह ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसी भी राज्य का एक वित्तीय वर्ष में कुल जितना उस राज्य में नया उत्पाद बनेंगे, उसके हिसाब से जीएसडीपी फिक्स होता है। तो आप केवल इतना जानिए कि जीएसडीपी करेंट प्राइस पर इस बार 10.72 का बढ़ोतरी करा, मतलब इसका अनुमान है कि 10.72% का बढ़ोतरी होगा जीएसडीपी का करेंट प्राइस पर। अगर आपको ये सारे के सारे बात जानने हैं, जीडीपी क्या है, जो जीएसडीपी क्या है, करेंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, तो कमेंट में बताइएगा। आपको मैं इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लिए मैं कंडक्ट करवा दूंगा या फिर हो जाएगा कंडक्ट यहाँ पर। अब देखिए, आय की प्राप्ति जो है, यानी कि इनकम जो आएगा सरकार को, जो झारखंड सरकार को इनकम की प्राप्ति आएगी, वह कहां से आएगी? स्वकर राजस्व, यानी कि अपने राज्य के टैक्स से जो है वह कितना आएगा? 24,850 करोड़ रुपए। यह आय की प्राप्ति जो है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्षेत्र हैं, उससे कितना आएगा? जैसे स्वकर राजस्व से 24,850 करोड़, गैर कर यानी कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उससे 13,762 करोड़ 84 लाख रुपए प्राप्त होगा आय की। केंद्रीय सहायता यानी कि केंद्र के द्वारा जो अनुदान है, केंद्र का अनुदान या केंद्रीय सहायता आप बोलिए, वह कितना, उससे कितने आय की प्राप्ति होगी? 17,450 करोड़ 74 लाख रुपए जो है केंद्र के द्वारा मिलेगा। मतलब ये सारा का सारा अनुमान है, इस तरह का मतलब ब्यौरा है खर्च का, मतलब इतना पैसा आएगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, कहां पर करेंगे, तो सारे के सारे यहां पर फैक्ट्स दिए गए हैं, आप देखिए। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, मतलब जो सेंट्रल लेवल पर टैक्स लिया जाता है, जैसे कि जीएसटी है, तो उसमें राज्य का एसजीएसटी होता है। तो वह एसजीएसटी से, मतलब उस टाइप के कर से जब केंद्र कर लेगा और राज्य का जो हिस्सा होता है वह राज्य को दे देता है, तो उस टाइप के पैसे जो है राज्य को कितना प्राप्त होगा? 27,006 करोड़ 58 लाख रुपए। लोक ऋण यानी कि जो पब्लिक लोन है, जैसे कि पब्लिक लोन मैंने दिया है और वहां से जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा 18,000 करोड़ रुपए, उधार वगैरह अग्रिम वसूली से, वसूली जब करेगा उस टाइप से, तो क्या है, 75 करोड़ 84 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शंस है जिससे कि पैसे आएगा, पैसा आय की प्राप्ति होगी, इतना आप देख लीजिए। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट इस बार जो है वह कितना रहने वाला है? ये घाटा तो, क्योंकि देखिए यह बजट पहले ही दे दिया जाता है, ठीक है, यह बजट पहले ही दे दिया जाता है कि इतना पैसा आएगा, इतना हम खर्च करेंगे, तो क्या होगा? मतलब घाटा तो होगा ही, घाटा तो होगा ही, फिस्कल डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट क्या है आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम इसका अलग से क्लास लेंगे। लेकिन यहां पर बजट के बारे में है तो आपको इतना जानना चाहिए कि राजकोषीय घाटा जो है वह इस बार 11,286 करोड़ 47 लाख रुपए रहेगा। और यह कुल जीएसडीपी का, राज्य के कुल जीएसडीपी का 2.81% रहने का अनुमान है। कुल जीएसडीपी का 2.81% रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र में, मतलब पिछले बार की तुलना में 11% का बढ़ोतरी प्रस्ताव किया गया है कि 11% बढ़ोतरी हम सामाजिक क्षेत्र में करेंगे। पिछले बार की तुलना में सामाजिक क्षेत्र में जितना पैसा पहले आवंटित किया गया था उससे 11% ज्यादा हम बढ़ोतरी करेंगे। तो यहां पर यह बात आप याद रखिएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 27% जो है हम बजट का लेंगे, खर्च करेंगे। पेयजल पर 20% खर्च करेंगे। शिक्षा पर 6.5, देखिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है, शिक्षा में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए खर्च, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टेट का एजुकेशन जो क्वालिटी है वो बढ़ेगा। खाद्यान्न वितरण पे 21% का खर्च हम करेंगे कुल बजट का। अगला है कि कैपिटल एसेट्स जो है उसको जो है
रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, किसी भी स्टेट के लिए उसके कैपिटल एसेट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें रेवेन्यू जो है बार-बार आएगा। तो कैपिटल एसेट्स को बढ़ाने के लिए कैपिटल क्वालिटी में 62% की वृद्धि करेगी इस बार सरकार, इसका अनुमान है, और इसके लिए 18,017 करोड़ रुपए क्या करेगी, इसके लिए आवंटित खर्च करेगी। ठीक है? अगला देखिए, जो सरकार है, कुछ महत्वपूर्ण विभाग में जो बजट का आवंटन है, किस प्रकार से है, उस यह महत्वपूर्ण विभाग आपको याद रहने चाहिए कि जो है किस प्रकार से खर्च करेगी सरकार किस-किस डिपार्टमेंट में। तो आपको कुछ मोटा-मोटी याद रहने चाहिए, जैसे कि कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र पर जो है 4,91 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च करेगी। जल संसाधन पर कितना खर्च करेगा? तो 1894 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च करेगी जल संसाधन पर। पंचायती राज पर खर्च करेगी 8,051 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करेगी पंचायती राज पर। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा पे खर्च करेगी 5,742.32 करोड़ रुपए। ठीक है? तो इतना रुपया खर्च करेगी। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें किस तरह से बजट का आवंटन किया गया है, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, और उस पीडीएफ में जितना जिसमें आवंटित किया गया है, वो पीडीएफ जो है उसमें डाला जाएगा। ठीक है? उसमें रहेगा कि कितना-कितना जो है कौन-कौन से विभागों को, कौन-कौन से डिपार्टमेंट को कितना आवंटित किया गया है, पैसा कितना खर्च करेगी, कितना बजट का कितना पैसा उस पर खर्च करेगी। तो आप उस पीडीएफ से देख लीजिएगा, आपका यह पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में करेगा 2026 करोड़ 13 लाख रुपए। ठीक है? 2026 करोड़ और 13 लाख रुपए जो है उस पे खर्च करेगी। स्वास्थ्य पे कितना खर्च करेगी, स्वास्थ्य चिकित्सा वगैरह पे 5618 करोड़ 83 लाख रुपए। पेयजल एवं स्वच्छता पे, ठीक है, स्वच्छता पे कितना करेगी, 4,054 करोड़ और 40 लाख रुपए। तो इतना ये कुछ खर्च करने वाली है। तो हम लोग इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। आप वहां से देख लीजिएगा पूरा बजट, मतलब कितना खर्च कहां पर किया जाएगा। मैंने देखा कि आय कहां से मिलेगा, और ये खर्च जो है, एक बार हमने क्या देखा कि इनकम जो है कहाँ-कहाँ से होगा, और ये है पूरा कि खर्च कहाँ पर होगा। तो ये पूरा जो जितना खर्च है और कितना आवंटित किया गया है किस-किस डिपार्टमेंट को, यह पीडीएफ में रहेगा। कुछ झारखंड बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप याद रख लीजिएगा। जैसे कि झारखंड सरकार, यहाँ कुछ हाइलाइट्स है उसके, आप देख लीजिए। झारखंड सरकार किसानों को खेती के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इस बजट में कहा गया है झारखंड सरकार किसानों को खेती के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से 1 रुपये किलो दाल मुहैया कराएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बजट का कि झारखंड सरकार जो है वह राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दुकान के माध्यम से 1 रुपये किलो दाल मुहैया कराएगी। बजट में आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा, इस बजट पे कहा गया है। राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख जो है उसका सृजन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, झारखंड सरकार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। रांची में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बजट का, कि रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा पर सरकार
जो है 11,607 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करेगी। वहीं पर रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग, ये तो हो गया। स्कूली शिक्षा पर, वही उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस बार जो है इसका ये इंपॉर्टेंट है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी जाएगी इस बार। जिला पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य के बजट में 27% की वृद्धि, और देखिए पिछले बार से 27% 2000 जब 21-22 का बजट था और यह 2022-23 का है, तो 2021-22 की तुलना में इस बार स्वास्थ्य के बजट में 27% की वृद्धि और 5618 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा गया। हमने देखा है सभी जिला अस्पतालों में 300 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा। ठीक है, अगला, कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से 5 लाख और लाभुक जुड़ेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से, तो दोस्तों मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा झारखंड सरकार के सारे योजनाओं को लेकर के, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, झारखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा। खाद्य सुरक्षा योजना से 5 लाख और लाभुक जुड़ेंगे। स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयारी करेगी। ठीक है, वहीं पर श्रम नियोजन में 590 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। हमने हमने बताया था कि कुछ जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितना बजट का आवंटन किया गया है, यह आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यह कुछ हाइलाइट्स हैं, इसको आपको याद रखनी चाहिए। श्रम नियोजन में 590 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव है। सरना, हरगढ़ी, मसना की 4 दीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी। रांची में जाम की समस्या से निवारण के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाईओवर का भी प्रस्ताव आया है। झारखंड सरकार ने इस बार बजट में एयर एम्बुलेंस के लिए भी प्रावधान किया है। रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। रांची के सौंदर्यीकरण पर काम हो रहा है। नगर विकास पर सरकार 3055 करोड़ रुपए 2022-23 में खर्च करेगी। राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राज्य के जलप्रपातों में पर्यटन के विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा। तो ये सब, जैसे कि हमने देख लिया कि इनकम राज्य सरकार को कहां से होगा और ये खर्च इस प्रकार से करेगी। पूरे 1 साल का यह ब्यौरा है बजट का। युवाओं के लिए गांव में सीधो कानू क्लब की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए गांव में सीधो कानू क्लब की स्थापना की जाएगी। रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा। रांची में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा। राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य में 1828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके हैं। राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी। राज्य में 1828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके हैं, जीरो ड्रॉप आउट। तो कहता है कि राज्य सरकार वर्ष 2022 में 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने का प्रयास करेगी। सीएम सारथी योजना शुरू होगी। सीएम सारथी योजना का भी ऐलान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, जिसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। आगे है, विभिन्न आपदा में होने वाले नुकसान के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा। विभिन्न आपदा में होने वाले नुकसान के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने पर ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप इसे एक बार जरूर 2 बार देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने हेतु बर्तनों तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु एक एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। विद्यालय से बाहर रह रही
23,000 किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन 8वीं एवं 10वीं में कराया जाएगा। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रीमेडियल क्लास शुरू की जाएगी। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड सरकार अपने 42,000 शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराएगी। बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों अर्थात कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो ये सारा का सारा खर्च का डिटेल है। आगे हम लोग देखते हैं पारा शिक्षकों का मानदेय। यह बहुत इंपॉर्टेंट है पारा शिक्षकों के लिए, ठीक है, खुश हो जाएं आप लोग। पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% तथा गैर टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50,000 रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उस वह तो प्रधानमंत्री से आएगा, लेकिन राज्य सरकार इसमें क्या करेगी, एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा कराया जाएगा। दुमका के मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी। उसके बाद बजट में आम लोगों को खासकर युवाओं के सुझाव को प्राथमिकता दी गई है। 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट इस प्रकार से पेश किया गया है, जिसमें कि खर्च पैसा कहां से आएगा और पैसा जाएगा कहां, इन सब के बारे में हमने बात किया। किस प्रकार से बजट का आय आता है, राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, इसके बारे में हमने बताया। कौन सा आय अच्छा है, कौन सा खर्च अच्छा है, कौन सा पैसा आना अच्छा है, कौन सा पैसा जाना अच्छा है, इसके बारे में हमने बात किया। तो आपको बजट का एक पूरा पैकेज हमने दे दिया। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे और बजट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अपने चैनल पर अलग अलग टाइप के वीडियो जो है अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमें सपोर्ट करें। अगर आपके ही सपोर्ट पर सब कुछ निर्भर करता है दोस्तों, अगर आप हमें आज सपोर्ट करते हैं तो जरूर कुछ अच्छा होगा। हम आपके लिए दिन दुना रात चौगुना मेहनत करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया कि परिवहन के सेक्टर में साहिबगंज जिले में, ठीक है, साहिबगंज जिले में जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल के पास, ठीक है, साहिबगंज जिले में मल्टी मॉडल टर्मिनल के पास, ठीक है, इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना करा जाएगा। ठीक है, साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है, और उसके निकट क्या किया जाएगा, उसके निकट इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो यह परिवहन में जब आप देखेंगे कि इसको कितना आवंटित किया गया है तो उसमें उसी में यह खर्च आ जाएगा। तो यह पूरा का पूरा बजट से रिलेटेड वीडियो था। इसके बाद हम इसका एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ताकि हमें आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। जय हिंद, जय